Hello everyone, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today the topic that we are going to discuss is the strange case of Britain from your chapter in history, the rise of nationalism in Europe. तो बच्चों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे ब्रिटेन का केस अलग कैसे है, स्ट्रेंज क्यों बताया गया है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, उसका कारण क्या है। मैं आपको बताऊं कि हमने इस चैप्टर में इससे पहले डिस्कस किया था जर्मनी की यूनिफिकेशन को लेकर और इटली के यूनिफिकेशन को भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन दोनों कंट्रीज में जो यूनिफिकेशन का काम, जैसे अगर हम बात करते हैं इटली का, तो जो वहाँ पर रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स विच वर लेड बाय रिवोल्यूशनरीज लाइक Giuseppe Mazzini, after the failure of the revolutionary uprisings led by him, ultimately the onus fell on the shoulders of the monarchies over there, right, the ruling elite over there, to unify Italy and create nation state. तो इस तरीके से जो है बाद में जो ये जिम्मेदारी नेशन स्टेट बनाने की और यूनिफाई करने की जो जिम्मेदारी थी, वो इटली के वहाँ के जो रूलिंग क्लास थी, जो सार्डिनिया पीडमोंट पे रूल कर रहे थे, विक्टर इमैनुअल II ने अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी ली, राइट। और जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि वहाँ के लिबरल नेशनलिस्ट ने कोशिश की थी, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर वो गए और वहाँ पर प्रूशियन किंग को जब वो ऑफर करते हैं कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट कीजिए, यानी कि जो किंग के जो एब्सोल्यूट पावर है वो कर्टेल किए जाएं, उसको कम किए जाए, तो ये राजा को मंजूर नहीं था। और भी कई कारण हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किए थे कि किस तरह से जो आम लोगों की मुद्दों को लेकर वो, जैसे लिबरल नेशनलिस्ट, वो अपने पार्लियामेंट की डिमांड को लेकर, अपने जो उन्होंने नेशनल असेंबली जर्मनी में बनाई थी उसको लेकर आगे बढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो गरीबों की, जो आम लोगों की जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे, जिसकी वजह से आम लोगों का सपोर्ट लिबरल नेशनलिस्ट को नहीं मिल पाया और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अल्टीमेटली क्या हुआ, डिसबैंड कर दिया गया, राइट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की कोशिश थी यूनिफाई करने की, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑफर करने की, फिर बाद में यूनिफाई करने की और नेशन स्टेट बनाने की, वो फेल हुई, राइट। लेकिन इन दोनों ही जगह पे, चाहे वो इटली हो या चाहे जर्मनी हो, जो लिबरल नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरीज की जो कोशिश थी यूनिफाई करने की, उसको भले ही वो फेल हो जाए लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई, राइट। उसकी इंपॉर्टेंस कहीं भी कम नहीं होती है, हम उनके कंट्रीब्यूशन को जरूर याद करते हैं, ठीक है। और जर्मनी में क्या हुआ, प्रूशियन किंग, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, राइट, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली और किस तरीके से जर्मनी को यूनिफाई करने का काम थ्रू वॉर्स के जरिए किया। तो दोनों जगह जो है मोनार्कीज या जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, उन्होंने अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने देश को उन्होंने यूनिफाई किया, राइट। इटली के भी केस को हमने देखा और जर्मनी के केस को भी हमने देखा। लेकिन ब्रिटेन का केस डिफरेंट कैसे है, देखिए, ब्रिटेन का केस पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए, जो ब्रिटेन में यहाँ पे यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस हुआ है वो कोई रिवॉल्यूशन के जरिए या सडन अपहीवल के जरिए नहीं हुआ है, बट इट वाज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। एक लंबी एक प्रक्रिया के बाद जो है ब्रिटेन एक नेशन स्टेट के फॉर्म में उभर कर आई। देखिए, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन हुआ नहीं करती थी। उनकी जो आइडेंटिटी थी वो एथनिक ग्रुप्स के रूप में उनकी आइडेंटिटी हुआ करती थी, और जिसको जैसे स्कॉट्स, इंग्लिश, वेल्श, राइट, और आयरिश, ये उनकी एथनिक आइडेंटिटीज हुआ करती थी। और हर किसी की अपनी एक कल्चरल और अपनी एक ट्रेडिशनल जो है उनके अपने जो भी ट्रेडिशंस थे उनको वो फॉलो करते थे, राइट। लेकिन जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पर जो इंग्लिश कल्चर या इंग्लिश जो लोग थे, इंग्लिश एथनिक ग्रुप था, वो वेल्थ में और पावर में भी किस तरीके से आगे बढ़ता गया, और उनकी पावर इन्फ्लुएंस बढ़ते हुए, जैसे वो पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ द इंग्लिश एथनिक जो ग्रुप की जैसे बढ़ी, तो ये बाकी जो एथनिक ग्रुप्स के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करने लगे, उनको डोमिनेट करने लगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो घटी इंग्लैंड में, राइट। ग्रेट ब्रिटेन जो हम बात कर रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन कैसे बनी जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, तो वो जो घटनाएं थी, सबसे पहले जो 1688 में जो है वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जैसे ये स्ट्रेंज कैसे है, यहीं से आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि कैसे ये स्ट्रेंज केस कैसे है, राइट।
In other places like Germany and Italy, the conservative forces later on ultimately took on the responsibility to unify their nations and create nation state. Whereas in Britain, it was the parliamentary forces which had seized power from the monarchies over there. In the year 1688, the English Parliament had seized power from the monarchies. तो इस तरीके से ये सबसे पहला घटना था जिसके बाद जो है जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट शुरू हुआ विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर, राइट। और उसके बाद जाके आप ये देखेंगे कई और घटनाएं हैं, जैसे जो बाकी जो एथनिक ग्रुप्स थे, जैसे अगर हम बात करते हैं स्कॉट्स की, अगर बात करते हैं स्कॉटिश हाईलैंडर्स की, अगर बात करते हैं कैसे स्कॉटलैंड को पहले इंकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन जिसके जरिए जो है स्कॉटलैंड को अपने साथ जोड़ा गया और जो है यूनाइटेड किंगडम बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। ओके, तो इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम बना और उसके बाद जो है किस तरीके से आयरलैंड को भी फोर्सिबली जो है इंकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है, 1801 में। हालांकि कोशिशें इन एथनिक ग्रुप से भी की गई है, किस तरह से उन्होंने रेसिस्ट किया, राइट, ब्रिटिश डोमिनेंस को, लेकिन हर बार जितनी बार वो प्रोटेस्ट किया या जितनी बार उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसको बुरी तरह से रिप्रेस भी किया गया, ठीक है। तो ब्रिटिश जो लोग थे, जो ब्रिटिश पूरा फाइनली जो है ब्रिटिश एक नेशन स्टेट बना जिसमें इंग्लैंड का जो है एक तरह से डोमिनेंस थे और बाकी जितने मेंबर एथनिक मेंबर्स थे वो सिर्फ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स के तौर पर इस यूनाइटेड किंगडम में रहे, ठीक है। तो इसी को हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए, द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, ठीक है। जो ब्रिटिश नेशन स्टेट 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन स्टेट नहीं था, ठीक है, और ना ही इसका जो नेशन स्टेट बनने की जो ये इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी अपहीवल, एनी सडन अपहीवल और एनी रिवॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, बातचीत का एक लंबा दौर चला और फिर उसका नतीजा क्या हुआ, ब्रिटिश नेशन बना। दूसरा बात करते हैं, द ब्रिटिश आइल्स वर इनहैबिटेड बाय एथनिक ग्रुप्स, राइट, एथनिक इंग्लिश, इसमें एथनिक ग्रुप्स के रूप में उनकी आइडेंटिटी थी, इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉट और आयरिश, एंड ईच विद इट्स ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इनका अपना कल्चरल और पॉलिटिकल डिस्टिंक्टिव जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, अपनी भाषा थी। जैसे मैं स्कॉटिश हाईलैंडर्स की बात कर रहा था, जब एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई तो वहां के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। स्कॉटिश हाईलैंडर्स ने, उनकी एक अपनी नेशनल ड्रेस, यहाँ तक कि वो नेशनल ड्रेस भी उनको पहनने नहीं दिया गया और उनको वो लैंग्वेज भी नहीं बोलने दिया गया जो उनकी लैंग्वेज है, गेलिक लैंग्वेज, दैट वाज आल्सो दे वर फॉरबिडन फ्रॉम स्पीकिंग, फ्रॉम यूजिंग दैट लैंग्वेज। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द इंग्लिश ग्रू मोर इन पावर। तो इंग्लिश जो है एथनिक ग्रुप दैट ग्रू मोर इन पावर एंड वेल्थ एंड इट बिगैन टू डू व्हाट, इट बिगैन टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। मतलब बाकी जो मेंबर नेशंस थे, जो बाकी छोटे छोटे जो आइलैंड्स थे, ठीक है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, तो इनके ऊपर जो है इंग्लिश जो एथनिक ग्रुप है वो अपनी इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने लगे, उनको डोमिनेट करने लगे ओवर द अदर नेशंस इन द ब्रिटिश आइल्स। ओके, the English Parliament which had seized power. Now this is a very important incident that happened in the year 1688. Okay, in which year it happened? In the year 1688. This was the key instrument in forging a nation state. Okay, nation state, ब्रिटेन का नेशन स्टेट बनने में 1688 का जो ये घटना होती है जिसमें इंग्लिश पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैड सीज्ड, इन्होंने छीन लिया एक तरह से जो है मोनार्की से पावर छीन लिया from the monarchies because the parliamentary forces were more powerful there, and in the year 1688 it happened, and this was the key instrument, this was the major event that resulted in forging a nation state, जिसको nation state बनाने में with England at the center। ठीक है, अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, in 1707 the Act of Union। कौन सा एक्ट की बात कर रहे हैं? Act of Union between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। ठीक है, जिसमें अब इससे क्या हुआ, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना
after the Act of Union in 1707, and that ultimately, effectively, it allowed England to impose its influence on Scotland. इस तरह से जो है, जब ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में जो है पास होता है, तो इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये होने के बाद एक्ट ऑफ यूनियन, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जब बनती है, तो इसमें भी एक तरह से इंग्लैंड को ही मौका मिलता है कि वो स्कॉटलैंड के ऊपर अपने डोमिनेंस एक्सर्ट करे। ठीक है, इस तरह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनती है was dominated by English members। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी उसमें इंग्लिश मेंबर्स की डोमिनेंस ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी सी दैट द स्कॉटिश हाईलैंडर्स, दे एवरी टाइम in the process of merging Scotland with in the Great Britain, in the United Kingdom of Great Britain, the Scottish Highlanders, they've been systematically suppressed। उनको systematically suppress किया गया। स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स थे उनकी एक अपनी अलग पहचान थी, अपनी एक अलग ड्रेस, अलग लैंग्वेज थी, नेशनल ड्रेस। ठीक है, दे वर फॉरबिडन टू स्पीक गेलिक, उनको अपनी भाषा भी बोलने नहीं दी गई, और नॉर वर दे अलाउड टू वेयर देयर नेशनल ड्रेस। सो द distinctive culture and identity of Scottish people was suppressed। They were not allowed to do or follow their traditions। ठीक है, उनको जो है अपनी लैंग्वेज या अपना जो नेशनल ड्रेस, जो स्कॉटिश लोगों को ऐसा करने से रोका गया है। ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक गेलिक और वियर देयर नेशनल ड्रेस, एंड मैनी वर फोर्सिबली ड्रिवन फ्रॉम देयर होमलैंड। जो स्कॉटिश आइलैंडर्स थे उनको जबरदस्ती काफी लोगों को वहां से ड्रिवन अवे फ्रॉम देयर होमलैंड, उनको वहां से जो है निकाल दिया गया ताकि वो कहीं और जाकर रहे। ठीक है, दूसरा इसमें अगला बात करते हैं, आयरलैंड फेस्ड ए सिमिलर फेट। आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ जैसे स्कॉटलैंड को एक तरह से जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 पास होने के बाद, और स्कॉटलैंड की जो अपनी अलग पहचान थी उसको सिस्टमेटिकली सप्रेस करने के बाद, ठीक है, राइट, आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। आयरलैंड फेस द सिमिलर फेट। ठीक है, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू क्लैंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो दो क्लैंस होते हैं क्रिश्चियनिटी के, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स। जो आयरलैंड जो कंट्री है वो लार्जली कैथलिक कंट्री है, और वहां पर जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें इंग्लिश लोगों ने क्या किया, इंग्लिश पीपल दे हैड सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, इन एस्टैब्लिशिंग देयर कंट्रोल ओवर ए लार्जली कैथलिक कंट्री। तो प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया गया किसके द्वारा, इंग्लिश के द्वारा, और इस तरीके से जो है ताकि वो अपनी डोमिनेंस एक्सर्ट कर पाए जो प्रोटेस्टेंट्स ओवर ए लार्जली कैथलिक कंट्री। तो एक सिचुएशन ऐसी पैदा की गई, और फिर बाद में आयरलैंड को फोर्सिबली इंकॉर्पोरेट किया गया, फोर्सिबली अपने साथ जोड़ा गया 1801 में, राइट। लेट अस डिस्कस फर्दर एज वी वर टॉकिंग अबाउट द forcible incorporation of Scotland, how Scottish people, how their revolts were suppressed, their distinctive identity, their traditions were systematically suppressed, right? And the Act of Union of 1707 that happened between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. But in that, England was in a dominant position, okay? And Scotland's own unique identity, or Scotland's own cultural identity, its own traditions, they were systematically suppressed, and their language was not given any due respect, nor was their national dress was given any due respect. They were not allowed to wear their national dress also, and many of them were forcibly driven out of their homeland as well. Now we were talking about Ireland. Ireland also faced similar situation, right? Their people, they also had led many revolts, but those revolts were suppressed. One such revolt, after a failed revolt in 1798, which was led by Wolfe, okay, one revolt that was led by Wolfe and the United Irishmen, his United Irishmen. So they led a movement, right, to protest the English dominance.
So Ireland was, after the failure of this revolt, Ireland was forcibly, आयरलैंड को जो है जबरदस्ती जो है इनकॉर्पोरेट कर लिया गया किसमें, इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801. So this way, I mean, Ireland's own identity was suppressed, right? Though they tried to protest it, they tried to resist it, but they've been suppressed every time they try to raise their heads. Okay, so ultimately, Ireland was also forcibly incorporated into the new nation, into the new nation state of United Kingdom of Britain, and thus a new British nation was created. और कैसे क्रिएट किया गया? By promoting English culture. ठीक है, English dominant English culture, by promoting a dominant English culture. तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो पार्टनर एथनिक ग्रुप्स थे उस आइलैंड, मतलब पूरे अगर नेशन स्टेट की बात करें तो उसके अंदर जो स्कॉटिश, वेल्श और आयरिश लोगों की अगर बात करें तो उनकी जो अपनी आइडेंटिटी थी उसको कहीं ना कहीं सप्रेस किया गया और इंग्लिश कल्चर को प्रमोट किया गया. ठीक है, और इसमें जो नया नेशन जो ये बना है, जो सिंबल्स इसमें है, द ब्रिटिश फ्लैग, द यूनियन जैक, ओके, द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये नेशनल एंथम बना, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, देयर वर अदर मेंबर्स आल्सो, बट दोज मेंबर्स ओनली लिव्ड एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स. ठीक है, तो इंग्लिश का ही बोलबाला था, इंग्लिश का ही डोमिनेंस था, पूरे पार्लियामेंट में भी इंग्लिश मेंबर्स का ही डोमिनेंस था, और धीरे धीरे एक एक करके मेंबर कंट्रीज को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ा गया और इस तरीके से ब्रिटिश नेशन बना, जो ब्रिटिश नेशन स्टेट केम इनटू बीइंग. तो उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आया होगा. कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर क्वेश्चंस आप ड्रॉप बॉक्स में डालें, और उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियोस भी देखे होंगे. अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज डू वॉच इट so that you have a clear idea about what has been discussed in the beginning of this video explanation. For more such interesting videos, please do tune into our channel and watch the videos till the end. And in the end, I would say thank you so much. Have a nice time. Bye bye.